लगभग 34.5 वर्ष लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त श्री सुरेंद्र शर्मा प्रकृति के प्रति अपने प्रेम से विलग नहीं हुए थे। रह रहकर उनके मन में अपने खेतों की ज़मीन को एक ऐसी ज़मीन में बदलने का सपना पल रहा था जिससे किसी भी तरह का कोई रसायन ना पड़ा हो। वे इससे छुटकारा तो पाना चाहते थे, लेकिन खेती की ऐसी तकनीक से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। ऐसे में बिलासपुर जिला के कुमारवी विकास खंड के कुलवाड़ी गांव के इस किसान को सरकार की ओर से शुरू की गई प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के बारे में वर्ष 2019 में एक ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से जानकारी मिली, तो इन्होंने अपने सपने को सच करने में ज़रा भी देरी नहीं लगाई और 3 वर्षों के अथक प्रयास से अपनी सारी 4.5 बीघा ज़मीन पर यह खेती करनी शुरू कर दी। इसके लिए इन्होंने साहिवाल नस्ल की एक देसी गाय भी ली, जिससे आगे जाकर 2 बछड़ियाँ हुई। प्रकृति के प्रति इनका गूढ़ प्रेम न केवल इनके खेत खलिहानों में देखने को ही मिलता है, बल्कि इनके घर पर रहने वाली देसी गाय की देखभाल भी अपने घर के किसी सदस्य की तरह ही करते हैं। इनके इस कार्य में इनकी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम शर्मा अपना पूरा योगदान देती हैं। इनका बेटा आशीष एक प्रतिष्ठित कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बेटी शालिनी लॉ में परास्नातक कर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हैं। इन्होंने अपने खेतों से न केवल अपने परिवार के लिए ही बल्कि गाय के लिए भी साल भर के भोजन की व्यवस्था कर रखी है, जो पूरी तरह से जहर मुक्त है। प्रकृति के प्रति इनका प्रेम व समर्पण इनकी जीवन शैली, दर्शन और सौंदर्य बोध को तो दिखाता ही है, साथ ही ये एक कर्मठ और प्रगतिशील किसान बनकर अपने आसपास के गांव वालों और रिश्तेदारों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। शर्मा जी, आप लगभग 3.5 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इस प्राकृतिक खेती में आपके साथ आपकी अर्धांगिनी भी पूरा योगदान दे रही हैं। आपके माध्यम से हम पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपको प्राकृतिक खेती करने के लिए कैसे आप प्रेरित हुए कि आपको प्राकृतिक खेती करनी है? जी, जिला बिलासपुर में किसी विभाग की तरफ से एक कैंप लगा था, जिसको मैंने भी अटेंड किया। वहाँ पे आत्मा प्रोजेक्ट की तरफ से अधिकारी आए हुए थे। उन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में वहाँ पे विस्तार पूर्वक बताया। अच्छा, उससे प्रेरित होके मुझे लगा कि अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ और मुझे इसको ज़रूर अपनाना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए और परिवार के स्वास्थ्य को देखते हुए जी। तो उसके बाद मैंने प्राकृतिक खेती करना शुरू किया और 3-3.5 साल से मैं खेती कर रहा हूँ। हाँ, बीच में मुझे परेशानी आई क्योंकि घर वालों का कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था। ये बोलते कि ये आप क्या कर रहे हैं, इसमें इतनी हमारी ज़मीन वेस्ट हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन बीच में मैं तो आत्मा प्रोजेक्ट वालों का धन्यवाद दूँगा कि इन्होंने हमारे यहाँ गांव में ही एक शिविर लगाया, तो वहाँ पे मैंने खुद ना जाते हुए इनको वहाँ पे भेजा और इन्होंने वहाँ पे 2 दिन प्रशिक्षण लिया। उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी बोलने की, इन्होंने अपने आप मेरे को बोला कि हमने ऐसे करना है, ऐसे करना है। उस टाइम से हम दोनों प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और बढ़िया उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। प्राकृतिक खेती माने प्रकृति से जुड़ी हुई खेती। प्राकृतिक खेती में हम प्रकृति को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन जब भी प्राकृतिक खेती की बात होती है मिसेस शर्मा, तो देसी गाय, जिसे प्राकृतिक खेती का आधार कहा जाता है, उसकी उपयोगिता बताई जाती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा
कि प्राकृतिक खेती करने के लिए आपने जो देसी गाय है वो कहाँ से आप लेकर के आए, हमें कृपया करके बताएं। जी हाँ, प्राकृतिक खेती करने के लिए जो है वो देसी गाय का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो हमने भी देसी गाय रखी हुई है यहीं जिला बिलासपुर में बौड़ कसोल में देसी काऊ फार्म है। तो वहाँ से हम ये देसी गाय साहिवाल नस्ल की खरीद के लाए। उसमें 85,000 की हम खरीद के लाए इसको, है ना। तो शुरू में हमें इसकी कीमत ज़्यादा भी लगी, पर आत्मा परियोजना वालों ने हमें काफ़ी कोऑपरेट किया। इन्होंने इसके ऊपर हमें 25,000 रुपये अनुदान दिया, और वहाँ से लाने का भाड़ा, यहाँ घर तक पहुँचाने के लिए जो गाड़ी का खर्चा था वो भी उन्होंने 2-2.5 हज़ार रुपये जितना भी लगा वो भी हमें मिला। और तब से लेकर जो है हम यहाँ पर इनको पाल रहे हैं। उन्मुक्त प्रकृति के बीच बैठ पाना एक सच में बहुत ही सुखद अनुभव है, और हमारे वेद शास्त्र पुराण सभी यही समीक्षा करते हैं कि हमें प्रकृति के साथ मिलकर रहना है। शर्मा जी, आपके खेतों को देखकर ऐसा लगा वास्तव में आपने इसे चरितार्थ कर दिया है। और मैं आपसे केवल ये जानना चाहूँगा कि आपके पास कितनी ज़मीन है और कितनी ज़मीन पर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, कृपया बताएं। जी, मेरे पास 4.5 बीघा ज़मीन है जिसमें मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। और उसमें मैंने पशुओं के लिए फीडर और दूसरी फसलें जैसे गेहूँ, चना, मटर इत्यादि लगाए हुए हैं। अच्छा, हमारा छोटा सा परिवार है, तो सब्जी की जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो भी हम यहीं से पूरी करते हैं। शर्मा जी के अर्धांगिनी होने के नाते हमें पूरी उम्मीद भी है, और हमने देखा भी है कि किस तरह से आप खेतों में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो खेती के जो काम हैं, प्राकृतिक खेती के, वो सारे काम आप कर रही हैं। मैं अभी आपके खेतों को जब देखा हमने तो पाया है कि आपके खेतों में बीच में बेड्स बने हैं, नालियाँ बनी हैं, उन नालियों में आपने घास बिछाया है। तो अमूमन हम देखते हैं किसानों के, दूसरे किसानों के खेतों में भी, जहाँ वो प्राय छट्टा खेत में मार देते हैं। तो आपको इस तरह की विधि, ये जो प्राकृतिक खेती की जो विधि आपने जब अपनाई, तो क्या अपने गांव के लोगों की तरफ से या आपके रिश्तेदारों की तरफ से क्या आपको किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, या उन्होंने आपका कहीं किसी स्तर पर मजाक तो नहीं उड़ाया? तो कृपया अपने जो अनुभव हैं वो हमारे किसानों को बताएं। जी, शुरू में तो हमें बहुत विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जैसे जब से हमने ये प्राकृतिक खेती शुरू की जी, क्योंकि इसमें अब जैसे बेड बनाए हुए हैं तो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, बिल्कुल, है ना। तो हम परिवार छोटा ही है, हम घर में 2 ही लोग होते हैं मैक्सिमम खेत में काम करने वाले, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बेड बनाने पड़ते हैं, फिर बीच में इनमें घास भरा हुआ है, तो परिस्थितियों का सामना तो करना पड़ता है। जैसे हमारे खेत हैं तो सड़क के किनारे हैं, आते जाते लोग मजाक भी उड़ाते हैं कई बार, है ना जी, कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने उन परिस्थितियों को या उनके मजाक को, चलो कभी कभी बुरा भी लगता है, लेकिन उनको मतलब नज़रअंदाज करते हुए जो है हम अपने काम में लगे रहे। और हमने ये गेहूँ बीजी है, इसमें लाइनों में बीजी हुई है। हमने पहले तो हमने ट्रैक्टर से इसमें हल लगवा लिया, और उसके बाद हमने बेड बनाए इसमें, और फिर हमारे पास हल है हाथ से चलाने वाला, तो शर्मा जी तो चलाते हैं, और पीछे से एक एक दाना करके जो है वो फेंकते रहते हैं बीच में, है ना जी। वैसे ही हमने गेहूँ लगाई है, मटर लगाया हुआ है, चना लगाया हुआ है बीच में। तो मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ती है, समय भी लगता है, लेकिन इसमें एक फ़ायदा है कि बीज कम लगता है, बीज जो लगता है वो कम लगता है, और पैदावार में कोई कमी नहीं है, पैदावार वैसी ही होती है, उसमें कोई कमी नहीं है। पिछले साल भी हमने ऐसा ही किया हुआ, तो हमारे बहुत मटर हुआ है ना जी। और अभी बरसात के मौसम में भी हमने ऐसा ही मक्की भी इसी तरह लगाई हुई थी, और बीच में हमने सोयाबीन लगाई हुई थी। तो हमारे काफ़ी सोयाबीन की लगभग इसमें 1 बीघा में इसमें
क्विंटल गेहूँ हो गई है, क्विंटल 1.5 क्विंटल जो मक्की हो गई है, और बीच में कोई 60-70 किलो जो है इस खेत में सोयाबीन हो गई है हमारे। बहुत बढ़िया। हाँ जी। ये हमारा किचन गार्डन है जी। इसमें हमने अपनी ज़रूरत के दैनिक जो हमारी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से सब्जियां लगाई हुई है। जैसे लहसुन भी है, धनिया भी है, ये गेहूँ भी लगाए हुए हैं, हरी मिर्च है, बैंगन है, प्याज अब आगे को फसल लगाई हुई है, और गोभी है, मूली, सलजम, पालक, मेथी, मोंगरे, ये सब कुछ सब्जियां लगी हुई है। और हम बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं लाते हैं खरीद के। और ये हमारे नींबू हैं लगे हुए, किन्नू हैं। तो ये नींबू का पेड़ है एक, तो इसमें इस बार ऐसे लगभग कोई 15-18 किलो नींबू लगे हुए हैं। अब पेड़ आप देख ही रहे हैं, इसमें से हमने 10 किलो नींबू जो है वो निकाल लिया है और बेचा हुआ है 100 रुपये किलो के हिसाब से हमने। शर्मा जी, जैसा आप जानते हैं, प्राकृतिक खेती करने के लिए बहुत सारे घटकों की आवश्यकता होती है जिनके बिना प्राकृतिक खेती हम नहीं कर सकते। तो प्राकृतिक खेती करने के लिए आप कौन कौन से घटक जो हैं उनको बनाते हैं यहाँ पे अपने संसाधन में? जी, प्राकृतिक खेती के लिए सबसे ज़्यादा हमें जीवामृत की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सब्जियों में 15 दिन के बाद रिपीट किया जाता है और फसल में 21 दिन के बाद रिपीट किया जाता है। और उसके लिए हमने ये 2 ड्रम रखे हुए हैं। ज़्यादा जीवामृत की ज़रूरत पड़ती है तो उसको बड़े ड्रम में बना लिया जाता है, और थोड़े की पड़ती है तो उसको छोटे ड्रम में बना दिया जाता है, जो कि मैंने बना के रखा हुआ है। और घन जीवामृत वो फसल बिजाई के शुरू में ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उसी टाइम डाला जाता है। और इसके अलावा हमने ब्रह्मास्त्र और खट्टी लस्सी इसके लिए बर्तन लगाए हुए हैं। जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वैसे ही उसको बनाते रहते हैं और फसल में डालते रहते हैं। सुरेंद्र जी, जैसे हम अभी आपके खेत में खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर सिंचाई का ये जो सिस्टम यहाँ चल रहा है। हम जब भी प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो अमूमन पहाड़ी प्रदेश जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश है, वहाँ सिंचाई की जब भी व्यवस्था की बात होती है तो हम देखते हैं कि ज़्यादा अगर हम अपने खेत में सिंचाई कर देते हैं, ज़्यादा वहाँ पानी दे देते हैं, तो हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ वो हमें अलाउ नहीं करती हैं। तो इस तरह का सिस्टम जो आपने ये अपनाया है प्राकृतिक खेती में, कृपया करके हमारे सभी किसान भाई बहनों को और सभी लोगों को इसके बारे में बताएं कि ये क्या विधि है और सिस्टम को आपने कैसे अपनाया है। हालांकि सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती में पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, परंतु यहाँ पे अक्टूबर माह से कोई बारिश नहीं हुई है और मेरे पास पानी का सोर्स है, इसलिए मैंने स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल किया है। और खेत में मैंने गेहूँ और चना, जिसको हमारी देसी भाषा में बेरड़ा भी कहते हैं, उसको लगाया हुआ है। 2 लाइनें गेहूँ की हैं और दोनों तरफ जो है एक एक लाइन चने की है। इस विधि से, क्योंकि हमें यही प्राकृतिक खेती में बताया गया है कि प्राकृतिक खेती में एक सह फसल जो है वो दलहन के रूप में ज़रूर लगानी है, और वो हमने लगाई हुई है। और मेरा सबके लिए यही एक संदेश रहेगा कि ज़्यादा नहीं तो थोड़े अपने 2 या 3 बीघे में हर एक परिवार जो है प्राकृतिक खेती करे, है ना, और शुद्ध अनाज पैदा करे खेत में अपने, और खाए, परिवार को भी खिलाए, है ना, जिससे हॉस्पिटल में जाना, जो आप देख ही रहे हैं, दिन पर दिन देख रहे हैं, लाइनें लगी होती हैं डॉक्टर्स के पास, उनसे निजात मिल सके। तो मैं तो यही बोलूँगा कि हर एक आदमी जो है प्राकृतिक खेती को अपनाए और स्वस्थ रहे और परिवार को भी स्वस्थ रखे। जी, बहुत बढ़िया शर्मा जी। तो खाद्य सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है और यही प्राकृतिक खेती में हम लोग चाहते हैं। धन्यवाद शर्मा जी।